बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार जा रहे हैं। वे बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा का मकसद युवाओं के बीच कांग्रेस की पैठ बनाना है। राहुल गांधी ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर अपना वीडियो भी जारी किया है, जिसमें युवाओं से पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में शामिल होने और अपनी आवाज उठाने का निमंत्रण दिया है। साथ ही राहुल ने लोगों से व्हाइट टी शर्ट पहनकर आने को कहा गया है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी साल में 4 महीने के भीतर तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। हालांकि बिहार में नई टीम बनाने के बाद ये राहुल का पहला दौरा है। बिहार में कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे राहुल संगठन में एक के बाद एक कई बड़े बदलाव कर चुके हैं और अब कांग्रेस की नजर जनाधार जुटाने में है, जिसके लिए राहुल गांधी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। जी राहुल जी आ रहे हैं। 3 कार्यक्रम हैं। बेगूसराय में यात्रा करेंगे, संविधान सम्मेलन है और एक इंटरनल पार्टी का कार्यक्रम है। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने ये नई मुहिम भी छेड़ दी है। युवाओं से अपील की है कि वो सफेद टी शर्ट पहनकर बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हो। राहुल ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वो खुद भी सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी का कहना है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए, सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया। ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां वो जाते हैं वहां पक्का वो हारते हैं। तो एकदम राहुल गांधी जी बिहार आएंगे, जितना आएंगे उतना अधिक सीटों से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले सियासत चरम पर है। बीजेपी के नेता एक सुर में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सत्ताधारी जेडीयू के नेता भी बीजेपी के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जहां जहां राहुल के कदम पड़ते हैं, कांग्रेस की बुरी हार होती है। वहां कितना रोजगार दे पाए, ये कुकर्म तो उन्होंने किया है। 60 साल के इनके पाप का, इनके कुकर्म का नरेंद्र मोदी ने 10 साल में भरने का काम किया। सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी पर चौतरफा निशाना साध रहे, लेकिन राहुल के दौरे से बिहार कांग्रेस का जोश हाई है। बिहार प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद राहुल गांधी की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। देखना होगा कि इससे कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले तैयब खान सलमानी एंड अंजुम कादरी ने ये याचिका दायर की है। याचिका में कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। इससे पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी। वहीं जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विरोध में याचिका दायर कर सकते हैं। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तो जमीयत उलमा ए हिंद ने भी दायर की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
वक्फ की रक्षा के लिए संघर्ष जारी, अरशद मदनी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं और अभी तक 7 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिसमें मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने भी याचिका दायर की है। जमीयत उलेमा हिंद ने भी एक याचिका दायर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। वक्फ कानून का विरोध लगातार जारी है और ऐसे में अगर हम देखें तो अभी ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब कानून बन चुका है। अब देखना होगा कि इसे लागू कब से किया जाता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि आखिर कब सरकार इसे लागू करेगी। लेकिन अभी तक वक्फ कानून के खिलाफ किस किसने याचिका दायर की आपको बताते हैं, जिसमें मोहम्मद जावेद कांग्रेस के सांसद, असरुद्दीन ओवैसी AIMIM के सांसद, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक, जमीयत उलेमा हिंद और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स NGO की तरफ से, और समस्त केरल जमीयतुल उलेमा की तरफ से किया गया है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक याचिका दायर की है। तो 7 कुल मिलाकर याचिकाएं जो है वो दायर हो चुकी हैं। तो देखिए, वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं भी हम आपको बता रहे हैं कि किन किन लोगों ने लगाई हैं, जिसमें समस्त केरल जमीयतुल उलेमा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिनको बिल समझ में नहीं आया वही इसका विरोध कर रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो नाराज है, जिसको अच्छा से समझ आ जाएगा कि हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या प्रावधान किया है, राजनीति को छोड़ के अच्छा से सोचेंगे तो गरीबों के लिए, मुसलमानों में महिलाओं के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, बच्चों के लिए, सबके लिए है। आपको पता चलेगा अगले 2-3 साल के अंदर में इसका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो आज शहीद जवानों के परिजनों से मिलेंगे और उन्हें अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा शाह आज BSF सीमा चौकी विनय का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले रविवार शाम को अमित शाह ने जम्मू में पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों की एक बैठक ली। शाह 8 अप्रैल को श्रीनगर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू और श्रीनगर में सुरक्षा कर्मी हाई अलर्ट पर है। देखिए, जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और शहीद आश्रितों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर के 3 दिन का यह दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है। बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों की इस दौरान बैठक भी उनके द्वारा ली जाएगी। और देखिए, BSF की जो चौकी विनय है उसका भी दौरा यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जाएगा। रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में समंदर पर बना नया पंबन रेलवे ब्रिज देश को समर्पित किया है। ये पंबन ब्रिज रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ेगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये रिपोर्ट देखिए। समंदर में भारतीय इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल। भारत का पहला ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। रामेश्वरम द्वीप को जोड़ने वाला भव्य पंबन रेलवे पुल। ऐसा रेलवे पुल जिसे देखकर हर कोई हैरान है। समंदर के अंदर भारतीय इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल पेश करते इस रेलवे पुल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये रेलवे ब्रिज 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा, जो देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये रेलवे पुल 100 सालों तक 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने के लिए सेफ है। पंबन ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है, जिसकी लागत 550 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में इस पुल की नींव रखी थी। इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेनलेस स्टील से बने इस पंबन ब्रिज पर पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। दरअसल तमिलनाडु को रामेश्वरम से जोड़ने वाला पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेलवे कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, जिसके बाद इस नए रेलवे ब्रिज की जरूरत पड़ी और जब ये बनकर तैयार हुआ तब इसकी खासियत का लोहा विदेश में बैठे बैठे बड़े बड़े इंजीनियर भी मानने लगे, क्योंकि ये नया पंबन ब्रिज 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर उठ जाता है, ताकि इससे बड़े जहाज आराम से गुजर सके। पंबन ब्रिज को 99 स्पेन यानी कि हिस्सों से मिलकर बनाया गया है। जब समुद्री जहाज को निकलना होता है तो ब्रिज के बीच वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। इस पुल का लिफ्टिंग हिस्सा 72.5 मीटर लंबा है। पंबन ब्रिज इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए इस ब्रिज को बीच से उठाने के लिए सिर्फ एक कर्मचारी की जरूरत होगी, जबकि इसके पहले वाले पुराने कैंटिलीवर पुल को लीवर के जरिए मैनुअली खोला जाता था, जिसमें 14 लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब ये समझना बहुत जरूरी है, जब इस ब्रिज के नीचे से कोई जहाज गुजरेगा तब ये कैसे काम करेगा। पहले चरण में नए ब्रिज का सेंटर स्पेन वर्टिकली उठाया जाएगा। दूसरे चरण में पुराना ब्रिज टिल्ट करके उठाया जाएगा। तीसरे चरण में जहाज ब्रिज के नीचे से निकल जाएगा। यही नहीं, जब समुद्री हवा की रफ्तार गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होगी, तब इस पुल का वर्टिकल सिस्टम काम नहीं करेगा और ऑटोमेटिक रेड सिग्नल हो जाएगा और हवा की रफ्तार सामान्य होने तक ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त के मुताबिक नए ब्रिज के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मंजूरी दी गई है, लेकिन ये नियम ब्रिज के बीच वाले हिस्से यानी ऊपर उठाने वाले हिस्से पर लागू नहीं होगा। लिफ्ट वाले हिस्से के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की परमिशन दी गई है। भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि शेयर बाजार में जारी है उथल पुथल और इस वक्त की एक बड़ी गिरावट आई है सामने। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में करीब 3000 अंकों की गिरावट है। प्री ट्रेडिंग में 4000 अंक गिर गया था सेंसेक्स और खुलने के साथ ही बाजार में 1500 अंक की रिकवरी हुई है। तो फिलहाल भारतीय बाजार में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जब से ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है, नए टैरिफ आने के बाद से लगातार बाजार में उथल पुथल जारी है और इस वक्त अगर हम देखें तो आज भी कहीं ना कहीं ये उथल पुथल जारी थी, जिसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है भारतीय शेयर बाजार में। सेंसेक्स में करीब 3000 अंकों की गिरावट हुई है, ये जानकारी इस वक्त सामने आई है और भारतीय शेयर बाजार में ये बड़ी गिरावट की खबर है। प्री ट्रेडिंग में 4000 अंक गिर गया था सेंसेक्स और भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की खबर निकलकर सामने आ रही है। प्री ट्रेडिंग में 4000 अंक गिर गया था सेंसेक्स और खुलने के साथ ही बाजार में 1500 अंक की रिकवरी यहां पर देखने को मिली है और निफ्टी में भी 900 अंकों की गिरावट है। तो इस वक्त लाल पर ट्रेड कर रहा है शेयर बाजार और बड़ी गिरावट इसे माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कैसे एक बार फिर से बाजार में वापसी होती है और ये ग्रीन सिग्नल देता है, लेकिन अभी जो है रेड सिग्नल लगातार बाजार दे रहा है और ऐसे में ये बड़ी गिरावट का कितना असर पड़ेगा मार्केट पर वो भी देखना होगा, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ जैसे ही जारी किए गए, टैरिफ लगाया गया, उसके बाद से ही शेयर बाजार में उथल पुथल जारी है और उसके बाद ही दूसरे दिन ही टैरिफ जब लगाए गए ट्रंप के द्वारा, उसके दूसरे दिन से ही बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और तब से ये गिरावट लगातार जारी है। और ऐसे में आज क्योंकि सोमवार का दिन है, 2 दिन वीकेंड के बाद आज जब बाजार ओपन हुआ तो बाजार खुलते ही एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स में करीब 3000 अंकों की गिरावट है। अब ये बाजार का ये जो रेड सिग्नल है वो किस ओर अंदेशा कर रहा है ये देखना होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाजार में वापस से जो
गिरावट है वो कम होगी और बाजार हरे निशान पर ट्रेड करेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये बड़ी खबर है कि एक बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो इसे बाजार के लिए बहुत बड़ी गिरावट माना जा रहा है, क्योंकि सेंसेक्स में करीब 3000 अंकों की गिरावट है।